हमारे बच्चे हैं जो 250 प्लस की सपने रख रहे हैं, उनके लिए सीरीज बाई सीरीज यानी चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाली जा रही है। प्लस में आप प्ले लिस्ट जाकर चेक कर लीजिए, आप प्ले लिस्ट से खूब बढ़िया से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो और एक बात आप लोग याद रखिएगा, 2-3 ऐसे विषय है कि जितना आप लोग उसमें लिखिएगा उतना से बेसी भी नंबर आ सकता है। एक है हिंदी आपका, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है क्या आता है आपका सोशल साइंस में रेल के नंबर उठा सकते हैं। बस तनिक मेहनत कर दीजिएगा, तब तो एक बार ये वीडियोस को देखिए और देखिए आपका 450 प्लस नंबर श्योर आएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए ही हम क्या करते हैं, तो इस हम लोग चैप्टर का क्या करते हैं, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये कौन सा चैप्टर है, तो याद रखिएगा ये क्लास 10th की हिंदी का ये 7 है। उस चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। क्या नाम है, परंपरा का मूल्यांकन, जिसको लिखने वाले जो है रामविलास शर्मा। कौन लिखे हैं, रामविलास शर्मा ने उनको क्या किए, पाठ को लिखे हुए। तो चलिए हम पहला प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है पहला प्रश्न की साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, मैंने कौन सी व्यवस्था में क्या संभव है। अब चलिए साहित्य का मतलब क्या होता है, तो अच्छा, ओके मतलब अच्छा बुक, अच्छा ग्रंथ हो गया। परंपरा का मतलब जो पीढ़ी बाई पीढ़ी चलती आ रही है। का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में क्या है संभव है। देखिए सामंतीवादी व्यवस्था का मतलब ये होता है ना आपका, जैसे ठेकेदारी, जैसे खेतों का ऐसा कि मतलब कि कोई दूसरे गुलाम कर हमारे खेत को रखे, जैसा कहे वैसा हम करें, तो क्या ये अच्छा है, पूर्ण ज्ञान के लिए नहीं। पूंजी व्यवस्था का मतलब जिनके पास पूंजी है क्या वो बढ़िया काम करते हैं जल्दी, तो वो जल्दी करते नहीं। जितना बेकार होता है, चुकरीबाजी होता है, दारू शराबी होता है, वो ज्यादातर करते हैं। अब देखिए अब जो ये समाजवादी जो होता है व्यवस्था, ओके, तो ये इसमें पूर्ण ज्ञान क्या है संभव है। क्यों, क्योंकि समाजवादी के मतलब होता है कि जो इंसान समाज से प्रेम करते हैं वो वही क्या कर सकते, साहित्य का परंपरा का पूर्ण ज्ञान वो उनको ले सकते हैं, मतलब वो संभव है। जो राइट आंसर हो जाएगा एक का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि 2018 में पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहे कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य एकेडमी मतलब कि अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो मतलब किस कृति साहित्य के लिए, ओके। तो याद रखिएगा नवीन कविता और अस्तित्ववाद के लिए उनको क्या किया गया था, तो नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। तो मतलब जो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 3 नंबर देखते हैं कि 3 नंबर क्या बोल रहा है। 3 नंबर बोल रहा है कि जारशाही शासन का संबंध है, कि मतलब किन से संबंध है, जो कि 2019 और 20 में पूछा हुआ। तो याद रखिएगा ये जो संबंध है वो रूस से है। किन से है आपके, तो रूस से है। चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डैश डैश भूमि है, कि मतलब कि इनका भूमि समझिए कि बहुत ही ज्यादा है, जो कि 2019 में आप क्या पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्णायक का मतलब भूमिका बहुत ही क्या है, तो प्रतिभाशाली है। अब चलिए हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 5 नंबर बोल रहा है कि रामविलास शर्मा का जन्म डैश डैश में हुआ था। तो याद देखिएगा 2000 जी की आपका 1912 को हुआ था, मरे थे याद रखिएगा 2000 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और इसी समय समझ सकते हैं, ओके 2019 में पूछा हुआ है। अब चलिए आप 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो मतलब कहाँ हुआ था रामविलास शर्मा का जन्म। तो याद रखिएगा ये जो हुआ था ऊंच गांव सानी में हुआ था। कहाँ हुआ था, ऊंच गांव सानी में रामविलास का जन्म हुआ था, जो कि 2019 में ये पूछा हुआ है। अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, बोले कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। समांतिक अभी समझाए नहीं है, पूंजीवादी भी नहीं है, समझिए कि समाजवादी जो अपने समाज से बेहतर प्रेम रखते हैं उन्हीं का क्या है, तो संभव है। वैसे तो बहुत सारे लोग दिखावा दायरी होते हैं और बहुत सारे एक्चुअली में क्या करते हैं समाज से।
नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, का मतलब कि कौन व्यक्ति परंपरा का ज्ञान वो क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, जो कि 2020 में पूछा। देखिए जो लकीर के फकीर है कि मतलब कि ऐसा का तैसा कौन कार का तनखा भी नहीं, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर बी नंबर क्या बोल रहा है, जो उपयोगी साहित्य की रचना न करे बाग इसके लिए भी का जरूरत नहीं है। अब देखिए बोल रहा है कि जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की जो रचना करे उन्हीं के लिए परंपरा की क्या होती है, जरूरत होती है। जो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है, जो कि 2020 में पूछा हुआ है, निराला की साहित्य साधन किसकी कृति है, क्या मतलब जो निराला की साहित्य साधन है मतलब कि कौन से व्यक्ति रचे हुए थे। तो जैसा पाठ पढ़ा रहे हैं मतलब कि राम विलास शर्मा ने क्या हुए थे, तो इनको रचे हुए थे। अब चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 10 नंबर प्रश्न बोले लेखक राम विलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, कि मतलब कि उनके गांव का क्या नाम था, तो आपको बताया ऊंच गांव सानी नाम था। ऊंच गांव क्या नाम था, सानी। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका 11 ओके कि भौतिकवाद ऐसा ओके कि भौतिकवादी का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है। तो ये जो है जो पाठ पढ़ रहे हैं लोग परंपरा का क्या मूल्यांकन, इस पाठ की ये क्या है तो पंक्ति है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन कहानी के लेखक राम विलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, जो कि 2021 में पूछा था। मैंने बताया 1912 में ओके 10 अक्टूबर 1912 में इनका जन्म हुआ था, 2000 में घुलट गए थे। चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 13 नंबर बोल रहे कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ का साहित्य की कौन सी विद्या है, का मतलब ये क्या चीज है, निबंध है कि व्यंग है कि क्या है। तो याद रखिएगा यह एक प्रकार का निबंध है, ये कहानी नहीं है। ये पढ़िएगा तो आपको ज्यादातर इसमें याद ही करना पड़ेगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक रचना के रचनाकार है, का मतलब कि कौन इनको क्या किए हुए रचे हुए हैं। तो इनको जो रचे हुए याद रखिएगा राम विलास शर्मा जी ने क्या किए हैं तो रचे हुए हैं। अब चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। मेरा 15 नंबर प्रश्न ये बोल रहा है आपका कि किसने क्या नहीं किनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। जैसा कि मैं बताया आपको कि जैसे ये बोल रहा है पहला जो लोग साहित्य के युग परिवर्तन करना चाहते हैं, नहीं साहित्य को करने से थोड़ा कोई फायदा होगा। जो लकीर के फकीर का मतलब बताए कि कोनो ढंग का नहीं होना ऐसा ओके। और सी नंबर जो रूढ़ियों को मतलब पिछले जिसका कोई प्रकार का आधार नहीं है, मतलब कि काली जी की पूजा का है को तुर्क क्रांतिकारी साहित्य का मतलब ये अच्छे कोई सार्थक चीजों की रचना करना चाहते हैं उन्हीं के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना क्या है तो अनिवार्य है। कि मतलब 15 के जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। चलिए हम लोग अब 16 देखते हैं। 16 क्या बोल रहा है कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से किस आलोचना का विकास होता है, मतलब कौन सी आलोचना का विकास होता है साहित्य की ओके। तो याद रखिएगा 16 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। प्रगतिशील की क्या होती है तो विकास होती है। अब चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 17 नंबर मेरा क्या प्रश्न बोल रहा है। बोल रहा है कि साहित्य का संबंध किससे है, मतलब साहित्य का जो संबंध होता है वो किससे होता है। तो याद रखिएगा मनुष्य के संपूर्ण जीवन से, कि समाज के जीवन से, कि संपूर्ण निर्धन और असहाय वर्ग से, इनमें से कोई नहीं। तो जो साहित्य का होता है वो याद रखिएगा वो क्या होता है मनुष्य के संपूर्ण जीवन से होता है। अब चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि पुराने चरखे और करधे के मुकाबले किसके व्यवहार में श्रम की उत्पादकता बहुत बढ़ गई, का मतलब क्या चीज आ गया कि उत्पादकता बढ़ गई। देखिए हाथ से तो उतना होगा नहीं, पूंजी भले पैसा से थोड़ा होगा, पैसा लगा देंगे थोड़ी ये सामान को देगा नहीं, मशीनों के माध्यम से क्या होने लगे उत्पादन आपका ज्यादा बढ़ने लगे, जो कि हम लोग को क्या कर दिया तो बेरोजगार है। आपको 19वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए, कि मतलब कि जो दूसरे को नकल करके लिखते हैं वह किस कोटि का होते, कि मतलब कौन से कोटि का साहित्य होते हैं। तो उत्तम नो
मध्यम नो अधम होते, अधम के मतलब नीचे जिसको बोली जाती है। ओके, यानी 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न को करते हैं। क्या बोल रहा है, बोले कि इनके नाटकों जैसी चीज का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में नहीं हुआ। क्या मतलब कौन सा, तो एक शेक्सपियर था। ओके, नाटक इनके दो ये ऐसा था कि समझिए कि इंग्लैंड में फिर इसका क्या हुआ, दोबारा उत्पादन हुआ नहीं। यानी 20 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है हमारा 21 नंबर प्रश्न। ये बोल रहा है कि कौन मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उनकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। कि मतलब कौन से मनुष्य। ओके, याद रखिए द्विधात्मक जो भौतिकवाद वाले मनुष्य होते हैं वही क्या करते हैं, तो इस बातों को मानते हैं। यानी 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, बोले सामान्य दुनिया में महान कविता के दो केंद्र है। ओके, तो कौन कौन सा केंद्र है, तो याद रखिएगा सामान्य दुनिया का तो भारत और ईरान दो देश महान है। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है। ओके, 23 नंबर बोल रहा है कि मानव समाज बदलता है और उसकी पुरानी अस्मिता को क्या कहते हैं। कि मतलब कि क्या करता है, कि मतलब वो हमेशा कायम, मतलब पुराना वाला वो चीजें क्या करता है, तो कायम रखता है। भले समाज बदले तो बदले लेकिन कायम रहता है। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है 24 नंबर। ये बोल रहा है कि जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया उस समय यह डैश डैश जनता के स्वाधीनता संग्राम की समर्थ प्रेरक शक्ति बनी। ओके, का मतलब कौन सी आपकी क्या बनी थी, शक्ति बनी हुई थी। तो यूं समझिए कि याद रखिएगा जो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बोलिए बोलिए प्राक से, ये हो जाएगा राष्ट्रीय अस्मिता के क्या किया गया था, तो समझिए कि जनता के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थक प्रेरक शक्ति मिली हुई थी। चलिए हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, बोला डैश डैश कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती है, वरन और पुष्टि होती है। का मतलब क्या चीज है, आर्थिक आंदोलन नो, सामाजिक भी नो, याद रखिएगा सामंती व्यवस्था कायम होने से ही आपकी जो खंडित होने की पॉसिबिलिटी होता है तो ये होता नहीं है। चलिए अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर क्या बोल रहा है, बोले संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो डैश डैश मुकाबला नहीं कर सकता है। तो किससे नहीं कर सकता है, तो याद रखिएगा अपना भारत, यानी मेरा देश महान से कोई नहीं कर सकता है। चीन भी नहीं कर सकता, अमेरिका भी नहीं कर सकता, रूस, ये सब किसी की भी शक्ति नहीं है, ओनली फॉर किनकी शक्ति है, तो भारत की है। अब चलिए हम लोग 27वां प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, बोले भारत देश की संस्कृति से डैश डैश को अलग कर दे तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता क्या हो जाती, टूट जाती है। तो क्या चीज को हटा दिया जाता है, याद रखिएगा रामायण और महाभारत को हटा दिया जाए तो सारी आंतरिक एकता क्या हो जाती है, तो टूट जाएगी। याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए 28वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि बोल रहे कि रूस की क्रांति कब हुई थी, तो ये जो हुआ था 16 में भी नहीं हुआ था, ये जो हुआ था 1917 में हुआ था, जो कि अभी भी चल रहा है आपका युद्ध में, ये रूस में क्रांति, लेकिन वो वाला नहीं चल रहा है, ये आपका यूक्रेन से चल रहा है। चलिए हम लोग 29वें प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोला। 29वां प्रश्न बोल रहे कि प्रगतिशील आलोचन का विकास होता है, कि मतलब कि प्रगतिशील का मतलब नियंत्रण आपके विकास होते हैं, तो कब होते हैं, तो याद रखिएगा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से क्या होते हैं, तो हमेशा विकास होते रहते हैं। चलिए 30 में देखते हैं कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है, कि मतलब हर एक स्तर क्या नहीं होता है, तो याद रखिएगा वॉर, युद्ध होता नहीं है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या जोड़ता है, कि मतलब साहित्य आपके क्या जोड़ने का कार्य करता है, तो ये जो जोड़ने का कार्य करता है वो स्वाधीन, क्या जोड़ने का काम करता है, स्वाधीन।
अब देखिए बोल रहे कि एंथस किस महादेश में है, जो एंथस है वो किस महादेश में है, तो याद रखिएगा जो 32 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ए हो जाएंगे, यूरोप में है। अब देखिए बोल रहे कि वायरस किस भाषा के कवि है, वायरस किस भाषा का कवि, देखिए वायरस अंग्रेजी है तो ये क्या है, तो इंग्लिश का ये समझिए कि भाषा के क्या है, तो कवि है वायरस। देखिए अजब गजब नाम है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या पूछ रहा है, ओके, ये बोल रहा है कि निराला की साहित्य साधन किसकी कृति है, तो निराला के साहित्य साधन याद रखिएगा जो कृति है वह है रामविलास शर्मा का, किनका है, तो रामविलास शर्मा। चलिए 35वें प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है मेरा 35वां। बोल रहा है लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे, कब से कब रहे थे, यानी 49 से लेकर 53 तक तो उनका क्या रहेगा, रहा था कार्यकाल रहा। चलिए 36वें प्रश्न को देखते हैं, ओके, ये क्या बोल रहा है, 36 नंबर बोल रहा है आपका कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रवाहित मानते हुए उनकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह कथन किस पाठ के शीर्षक है, तो ये जो है आपका वह है परंपरा का मूल्यांकन का है। समझ में आ रहा है, ये सब का है वह नहीं। अब चलिए अब हम लोग 37 और लास्ट क्वेश्चन हम लोग 38 नंबर देखेंगे। अब देखिए बोल रहे सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है, कि मतलब किसको कहा जाता है, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, पूंजीवादी सभ्यता को कहा जाता है। अब चलिए 38वें प्रश्न को देखते हैं। 38वें क्या बोल रहा है, 38वें बोल रहा है कि मनुष्य की परिस्थिति का संबंध किससे होता है, तो याद रखिएगा जो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो द्विरात्मक का होता है, जो कि 2022 में पूछा है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, ओके, तो अपने दोस्तों